गुड इवनिंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करते हैं एसपी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। उसमें हमने जो डिलीटेड पोर्शन था उसको हमने सिखाया नहीं, ओनली दैट पोर्शन आई हैव टीचर्स विच इज ऑन योर एग्जाम। ठीक है, बाकी जो डिलीटेड पोर्शन में नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो 5th चैप्टर स्टार्ट करते हैं, डिपॉजिट्स। ठीक है, अभी देखो हमने सोर्स ऑफ फंड में हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है बच्चों। ओन फंड कंप्लीट किया है, बोरोड फंड कंप्लीट, ओन फंड कंप्लीट किया जिसमें शेयर्स, जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स वो पढ़े। अभी हम बोरोड फंड पढ़ रहे थे। बोरोड फंड में हमने अभी क्या कंप्लीट किया, डिवेंचर्स। अभी ये जो डिपॉजिट है इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ बोरोड फंड। ठीक है, ये भी क्या है, बोरोड फंड का ही टाइप्स है डिपॉजिट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज डिपॉजिट के बारे में। इट इज टाइप्स ऑफ बोरोड फंड। डिपॉजिट एक्चुअली देखो बच्चों, हु कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ओनली बैंक। बैंक देखो पब्लिक से डिपॉजिट, आज तक तुमने जब सुना होगा कि बैंक क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करती है। हु कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, बैंक। बट in the some cases, some situation, circumstances, conditions, the company also have allowed to collect the deposit from the public. कंपनी भी क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करती है एज अ सोर्स ऑफ फंड, एज अ सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ बोरोड फंड। इट कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। देखो ये पब्लिक है, दिस इज द पब्लिक। पब्लिक क्या करेगी, बैंक में पैसा डालती है, बराबर कि नहीं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करती है और बैंक वो पैसा किसको देता है, लोन कंपनी को देता है। तो इसमें क्या होता है, जो लोन है वो कंपनी के लिए थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। अभी क्या होगा, बैंक इधर से हट गया, डायरेक्ट कंपनी क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट कर रही है। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, दोनों के लिए बेनिफिटेड होगा। ये जो डिपॉजिट है उसको इंटरेस्ट रेट हाई मिलेगा, पहली बात। और यहाँ पे बैंक की अपेक्षा लो इंटरेस्ट रेट पे, बैंक की अपेक्षा लो इंटरेस्ट रेट पे ये जो कंपनी है ना उसको लोन मिलेगा पब्लिक से। दैट्स वाई इट इज अ मोर फिजिबल, मोर एक्सेप्टेबल बाय द कंपनी एज वेल एज अ पब्लिक। पब्लिक को बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, जितना इंटरेस्ट बैंक पब्लिक को देती है उससे ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी इसको देती है। और यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी को फायदा क्या होता है, कंपनी को जो इंटरेस्ट कंपनी बैंक को पे करती है उससे कम इंटरेस्ट उसे किसको पे करना पड़ता है, पब्लिक को। समझ में, क्योंकि बैंक जो बीच में कमाता है, हमने बैंकिंग लेसन में पढ़ा भी था उसी में कि बैंक क्या करता है, पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसको देता है, लोन कंपनी को। सो बीच में का जो डिफरेंस होता है बैंक के लिए क्या आता है, प्रॉफिट। तो बैंक का प्रॉफिट अभी यहाँ पे कट हो गया। ठीक है, बैंक का प्रॉफिट खत्म हो गया, डायरेक्ट अभी ये दोनों डायरेक्टली मिल रहे हैं। समझ में। सो पब्लिक डिपॉजिट, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर द कंपनी। पब्लिक डिपॉजिट इसलिए कंपनी के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही फिजेबल है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं आगे पब्लिक डिपॉजिट के बारे में और कंटिन्यू करते हैं। सो देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम इट्स ओन मेंबर्स, ठीक है, वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेजिंग द फंड फॉर द कंपनी। जैसे एक्सेप्टेड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक और फ्रॉम इट्स ओन मेंबर, पब्लिक से कलेक्ट करते हैं या फिर खुद के मेंबर। मेंबर मींस हु इज अ मेंबर, शेयर होल्डर। मेंबर मतलब कौन, कंपनी के शेयर होल्डर। कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर से भी डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो कितना कलेक्ट करे, क्या करे, उसका रूल्स है। सो मेंबर से कलेक्ट कर सकते हैं या फिर पब्लिक से कलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेजिंग द फंड। सो इट इज अ चैप्टर टू रेज द फंड थ्रू द डिपॉजिट। अब ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर रिलेटेड टू द हाउ टू रेज द फंड थ्रू द डिपॉजिट, उसके बारे में बता रहा है। हाउएवर देयर इज अ नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। देखो यहाँ पे कंट्रोल का डिल्यूट नहीं, डिल्यूट मतलब क्या, डाइवर्ट होना। समझे, अभी शेयर होल्डर में कैसा होता है, हु इज द कंट्रोलिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी को कौन कंट्रोल करता है, शेयर होल्डर, बिकॉज दे आर द ओनर ऑफ अ कंपनी। लेकिन अभी जो शेयर होल्डर्स है उसने क्या क्या कंपनी में डिपॉजिट परचेस किया, तो इससे नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ेंगे नहीं। समझ में, नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो जो शेयर होल्डर है वो क्रेडिटर बनेंगे। डिपॉजिट के जितना अमाउंट का डिपॉजिट है उतने अमाउंट के लिए कंपनी के क्या है, क्रेडिटर्स है। और डिपॉजिट कोई ओन फंड नहीं है, डिपॉजिट एक बोरोड फंड है, लोन फंड है। देखो डिपॉजिट क्या है, लोन फंड है, इसलिए इसमें कंट्रोल जो है वो एक्सपांड नहीं होता, डाइवर्ट नहीं होता। जितने पर्सन शेयर होल्डर थे उनके पास ही कंट्रोल होता है, कंट्रोल डज नॉट गेट डिल्यूटेड। ठीक है, बिकॉज एज कंट्रोल इज नॉट डिलेट, इट इज अ टाइप्स ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन का टाइप्स है। ये लोन है और ये शॉर्ट टर्म लोन है, जो किस लिए यूज होता है बच्चों, वर्किंग कैपिटल। कंपनी के वर्किंग कैपिटल मतलब रोज के कामकाज के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फंड। सो ये शॉर्ट टर्म फंड है। दिस चैप्टर, in this chapter we will be learn about the terms and condition for acceptance of deposit। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज अ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट।
So who will be accept the deposit? The company accept the deposit except all company accept deposit except मतलब सभी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट दिस, ठीक है। बैंकिंग कंपनी मतलब बैंक, नॉन बैंकिंग कंपनी, ठीक है, एनबीएफ्स, ठीक है, उसके बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड सच अदर कंपनी स्पेसिफाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे डू नॉट हैव राइट टू कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ठीक है। सो ऑल कंपनी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, ठीक है, ये सबको छोड़ के वो पब्लिक डिपॉजिट, बाकी सब कंपनी एक्सेप्ट दिस फोर्थ वन, ठीक है। So who will be accept the deposit? So following chart show the which company collect the deposit from the public or members. Deposit public से भी कलेक्ट कर सकते हैं, मेंबर से भी कलेक्ट कर सकते हैं। So accepts the deposit from members. मेंबर से कौन कौन कलेक्ट करेगा? प्राइवेट कंपनी सिर्फ मेंबर से कलेक्ट करेगा। लेकिन ये जो पब्लिक कंपनी है वो भी क्या करेगा? सिर्फ मेंबर से कलेक्ट करेगा, पब्लिक कंपनी। और इलिजिबल पब्लिक कंपनी कौन सी? इलिजिबल पब्लिक कंपनी वो क्या करेगी? मेंबर से भी कलेक्ट करेगी और पब्लिक से भी कलेक्ट करेगी। समझ में? तो अभी देखो एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट, तो डिपॉजिट हम क्या करते हैं, किससे कलेक्ट करते हैं? मेंबर से। मेंबर से कौन कलेक्ट करेगा? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और इलिजिबल पब्लिक कंपनी। यहाँ पे इलिजिबल पब्लिक कंपनी है। और पब्लिक से कौन डिपॉजिट कलेक्ट करेगी? इलिजिबल पब्लिक कंपनी भी, ये जो इलिजिबल पब्लिक कंपनी प्राइवेट से भी कलेक्ट करेगी, पब्लिक से भी कलेक्ट करेगी। और गवर्नमेंट कंपनी वो पब्लिक से डिपॉजिट। इन शॉर्ट बोला जाए, private company have the restrictions to collect the deposit from public. Only eligible public company and government company can collect the deposit from public. तो पब्लिक से डिपॉजिट बच्चों कौन कलेक्ट करता है? इलिजिबल कंपनी। इलिजिबल कंपनी का मतलब क्या है? इलिजिबल मतलब क्या? द कंपनी हु फुलफिल द रूल्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2001, एक्स्ट्रा डिपॉजिट जो रूल्स 2001 है उसको जो कंपनी फुलफिल करती है उस कंपनी को बोलते हैं इलिजिबल पब्लिक कंपनी। सो इलिजिबल पब्लिक कंपनी मेंबर से भी डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है और पब्लिक से भी डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है। और गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करेगी। लेकिन मेंबर से डिपॉजिट और जो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, जो सिंपल पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रही, ऐसी पब्लिक कंपनी वो सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट कलेक्ट करेगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। पहला प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स और क्रेडिटर, डायरेक्टर और रिलेटिव्स, मतलब वो प्राइवेटली कलेक्ट कर रहे हैं। कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिलेटिव्स या एम्प्लॉयज, उससे वो कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी किससे डिपॉजिट वो कलेक्ट नहीं कर सकते। ये प्राइवेट कंपनी की कहानी हो गई। पब्लिक कंपनी अदर देन इलिजिबल, मतलब पब्लिक कंपनी अभी जो इलिजिबल नहीं है, मतलब मैंने बताया ना जो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का जो रूल्स है गवर्नमेंट का, जो रूल्स फुलफिल नहीं कर पा रही है। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के रूल्स होते हैं बच्चों, अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी लेकिन वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के रूल्स फॉलो नहीं कर पा रही है तो उसको बोलते हैं नॉन इलिजिबल, मतलब अदर देन इलिजिबल कंपनी। दिस कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट ओनली फ्रॉम द मेंबर एंड डायरेक्टर्स, ठीक है। और इलिजिबल कंपनी कौन है? देखो इलिजिबल पब्लिक कंपनी, दिस कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर एज वेल एज फ्रॉम द पब्लिक। सो एलिजिबल पब्लिक कंपनी मीन्स व्हाट? तो देखो यहाँ पे जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ है। नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? नेटवर्थ का मतलब क्या? शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जमा किया हुआ पैसा, उसके टोटल को बोलते हैं बच्चों नेटवर्थ। शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, रिजर्व मतलब जमा किया हुआ पैसा, ये दोनों का जो टोटल है 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। ऐसी कंपनी को इलिजिबल कंपनी बोलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़। टर्नओवर मतलब सेल्स, उसका जो सेल्स है 500 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, 500 करोड़ के ऊपर। which has obtained the prior approval for shareholder through the special resolution for accept the deposit। 500 करोड़ होने के बावजूद भी उसने अपने पुराने शेयर होल्डर से स्पेशल रिजोल्यूशन, मतलब 75% मेजोरिटी ऑफ वोट से शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। 500 का नेटवर्क चाहिए, मतलब टर्नओवर चाहिए, 500 का टर्नओवर होने के साथ साथ उसके शेयर होल्डर ने भी उसे परमिशन देना चाहिए कि भाई तू पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट कर, ठीक है। सो ये कंपनियां हो गई इलिजिबल कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी तो आपको पता है, गवर्नमेंट कंपनी सिर्फ पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है, समझ में। अब हमारा क्वेश्चन है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के रूल्स, वो मेंबर से कलेक्ट करो या फिर पब्लिक से कलेक्ट करो, ठीक है। तो दोनों के रूल्स देखो।
तो सबसे पहला अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, वेरी फर्स्ट रूल्स अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मतलब कितना अमाउंट का डिपॉजिट करेगा। अभी हमारे पास कंपनी कौन से है, प्राइवेट, पब्लिक एंड एलिजिबल पब्लिक एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो सबसे पहला कौन डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, उसके टर्म्स। तो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या कंडीशन है, देखो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट का। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर और डायरेक्टर, रिलेटिव और डायरेक्टर नॉट मोर देन 100% और डायरेक्टर्स नॉट मोर देन 100% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब जो कैपिटल है, मतलब नेटवर्थ, नेटवर्थ का 100% से ज्यादा नहीं। समझो अभी नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब क्या होता है, ये नेटवर्थ मतलब ये दिख रहा है ना, कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, इसका जो टोटल है उसके टोटल एग्रीगेट मतलब टोटल के 100% ज्यादा कलेक्ट नहीं, मतलब जितना नेटवर्थ है दे विल बी कलेक्ट इक्वल टू नेटवर्थ और लेस देन नेटवर्थ। हाउएवर इन द सर्टेन क्लास ऑफ प्राइवेट कंपनी एज स्पेसिफाइड बाय कंपनी एक्ट कैन एक्सेप्ट द मोर देन 100% ऑफ एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। लेकिन अगर कोई स्पेसिफाइड पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, हाँ, जिसको क्या क्या कंपनी एक्ट ने बोला है कि भाई तू ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट कलेक्ट, किससे ज्यादा, मीन्स पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व का 100% से ज्यादा कलेक्ट करने को अलाउड है, तो वो कंपनी क्या से कलेक्ट कर सकती है। तो समझा, तो नेटवर्थ से कम, नेट 100% मतलब जितना नेटवर्थ है उससे कम, और जो स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है वो क्या करेगी, 100% से ज्यादा भी कलेक्ट कर सकती है। स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी जिसको कंपनी एक्ट ने स्पेसिफाइड किया है, ठीक है। दूसरा, पब्लिक कंपनी अदर देन एलिजिबल, मतलब जो नॉन एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, दिस कंपनी कैन नॉट बी एक्सेप्ट द फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड 25%। मतलब इसका कहना मतलब है जो पब्लिक कंपनी है वो 25% से ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट कलेक्ट नहीं कर सकती। किसका 25%, वही पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब जिसको हम बोलते हैं नेटवर्थ, नेटवर्थ, ठीक है। नेटवर्थ का 25% से ज्यादा पैसा कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर 25% हो गया आपका, ऑलरेडी कलेक्ट करके हो गया है, तो उसके बाद उसको कलेक्ट करना अलाउड नहीं है। तो वही लिखा देखो, दिस कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट एनी फ्रेश डिपॉजिट, मतलब कोई भी नया डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कब, इफ द अमाउंट ऑफ सच अ डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट, पिछला डिपॉजिट और अभी का डिपॉजिट दोनों मिला के 25% तक हो गया है, 25% ज्यादा हो गया है, तो ऐसे टाइम पे वो कलेक्ट नहीं कर सकते। 25% ज्यादा कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब इन सिंपल वर्ड वी से दैट प्रीवियस डिपॉजिट प्लस करंट डिपॉजिट दोनों को मिला के 25% से ज्यादा होना नहीं चाहिए। समझो अभी एक एग्जांपल में देता, मेरे पास नेटवर्थ 1 लाख रुपया है। कितना है, 1 लाख रुपया। पिछली बार मैंने क्या किया था, 10,000 पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट किया था। फिर मैंने क्या किया, और 10,000 पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट किया। अभी टोटल डिपॉजिट कितना कलेक्ट हो गया, 20,000, ठीक है। कितना कलेक्ट हुआ, 20,000, ठीक है। अब इस बार अगर मुझे डिपॉजिट कलेक्ट करना है तो मैं कितना कलेक्ट कर पाऊंगा, सिर्फ 5,000, क्योंकि 1 लाख का 25% कितना होता है, सिर्फ 25,000 होता है। तो टोटल डिपॉजिट 25,000, मतलब 25% वो पब्लिक से कलेक्ट कर सकता है। समझ में आया बच्चों, क्या बताया मैंने, जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करेगी, लिखना 25%, उससे ज्यादा नहीं। मतलब उसका टोटल डिपॉजिट एग्रीगेट मतलब टोटल डिपॉजिट 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज्यादा, किसके 25% से, ये जो नेटवर्थ है ना, मैंने एज्यूम किया है कि नेटवर्थ समझो हमारा 1 लाख रुपया था, तो 1 लाख का पहले मैंने 10,000 कलेक्ट किया, 10% फिर 10,000 कलेक्ट किया। अभी 25% कितना होता है बच्चों, 25,000 होता है। तो 25,000 से ज्यादा मैं पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने पहले 10,000 किया, फिर 10,000 किया, टोटल हो गया 20,000। फिर इस बार अगर मुझे कलेक्ट करना है तो सिर्फ मैं 5,000 कलेक्ट कर सकता हूं, उसके ऊपर कलेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद एलिजिबल जो कंपनी है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, सी एलिजिबल पब्लिक कंपनी के बारे में बताया, जिसका नेटवर्थ 100 करोड़ का है कि नहीं, जिसका टर्नओवर कितना है, 500 करोड़ का है। हाँ, ऐसी जो कंपनी है उसको एलिजिबल पब्लिक कंपनी बोलते हैं। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी दोनों डिपॉजिट कलेक्ट कर सकते हैं, आपको पता है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी दोनों से डिपॉजिट कलेक्ट करती है, किससे, अपने मेंबर मतलब शेयर होल्डर और पब्लिक से। हाँ, शेयर होल्डर्स और पब्लिक दोनों से डिपॉजिट कलेक्ट कर सकती है। सो कैसे कलेक्ट करेगी, देखो कितना कलेक्ट करेगी, देखो लिखा है, कैन नॉट बी एक्सेप्ट द सच अ डिपॉजिट इफ
द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट टुगेदर विद द प्रीवियस डिपॉजिट एक्सीड 10% ऑफ एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है, तो देखो ये जो एलिजिबल कंपनी है वो प्राइवेटली, सिंपल सा मेंबर मतलब हो गया अपने प्राइवेट पर्सन हो गए, वो प्राइवेटली सिर्फ 10% ही कलेक्ट कर सकते हैं। मेंबर से कितना कलेक्ट कर सकते हैं? 10%। 10% से ज्यादा डिपॉजिट कलेक्ट नहीं कर सकते। एलिजिबल पब्लिक कंपनी अपने खुद के मेंबर से कितना डिपॉजिट कलेक्ट करेगी? सिर्फ 10%। किसका 10%? कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्थ। ठीक है, जिसको बोलते हैं नेटवर्थ। समझ में? कल को समझो, अभी समझो मेरा नेटवर्थ 1 लाख रुपए है, तो मैं मेंबर से मैं कितना डिपॉजिट कलेक्ट कर पाऊंगा? 10%। 10% से ज्यादा नहीं, मतलब 10,000। कितना? 10,000। 1 लाख का 10%, उतना ही कलेक्ट, उससे ज्यादा कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और पब्लिक से कितना कलेक्ट कर पाऊंगा? 25%। लाइन वही है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पब्लिक से कितना कलेक्ट होगा? 25%। तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर अप टू 10% ऑफ नेटवर्थ एंड फ्रॉम पब्लिक इट कलेक्ट द अप टू 25%। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जो है वो कलेक्ट करती है कितना? देखते हैं। गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक नॉट एक्सीडिंग द पेड अप कैन फ्री रिजर्व ऑफ कंपनी। कितना परसेंट? 35% है। इधर लिखना भूल के लग रहा है, 35%। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी कितना कलेक्ट करती है? 35% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 35% वो कलेक्ट करती है, हाँ, पब्लिक से। तो ये हो गए गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। सो अमाउंट ऑफ और रिजर्व, ये दोनों का 35% अमाउंट वो क्या कर सकती है? पब्लिक से कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट समझा। पहला पॉइंट में देखो मैंने क्या बोला? अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कौन सी कंपनी कलेक्ट करती है? 3 टाइप की कंपनी है, 4 टाइप की कंपनी है। प्राइवेट कंपनी, अदर देन एलिजिबल पब्लिक कंपनी, और एलिजिबल पब्लिक कंपनी, और गवर्नमेंट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को कितना कलेक्ट करने को अलाउड है? प्राइवेटली जो सिर्फ मेंबर से कलेक्ट कर सकते हैं, बाकी पब्लिक से नहीं कलेक्ट करेंगे। मेंबर से वो कितना कर सकते हैं? 100% इक्वल टू पेड अप कैपिटल, मतलब 100% पेड अप कैपिटल, नेटवर्क का 100% कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड प्राइवेट कंपनी है तो 100% से भी ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। और पब्लिक कंपनी अदर दैन एलिजिबल रहेगी तो सिर्फ 25% कलेक्ट कर सकती है। और समझो क्या है, और एलिजिबल रहेगी तो वो मेंबर से, दोनों से कलेक्ट करती है। तो मेंबर से सिर्फ 10% कलेक्ट करेगी और पब्लिक से कितना करेगी? 25%। किसका? पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, जिसको बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी को 35% कलेक्ट करने का अलाउड है। किसका? नेटवर्क का। ठीक है, उसके बाद पीरियड एंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। पीरियड एंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, हम कितने पीरियड। अभी देखो हमने क्या पढ़ा? डिपॉजिट एक शॉर्ट टर्म फंड है। डिपॉजिट कैसा? शॉर्ट टर्म फंड है। तो शॉर्ट टर्म फंड मतलब कैसा होता है? हाँ, शॉर्ट टर्म फंड है मतलब ये 1 साल या उससे कम पीरियड के लिए होगा कि नहीं। शॉर्ट टर्म मतलब क्या? 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। ठीक है, 12 मंथ्स। सो देखो अभी पीरियड ऑफ डिपॉजिट, नो डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड और रिन्यू विच इज टू बी रीपेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और मोर देन 36 मंथ्स। देखो डिपॉजिट का मिनिमम पीरियड कितना है बच्चों? मिनिमम पीरियड है उसका 6 मंथ्स और मैक्सिमम पीरियड कितना है? 36 मंथ्स। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये मीडियम टर्म हो गया। ये शॉर्ट टर्म हो गया, ये क्या हो गया? मीडियम टर्म हो गया। ठीक है, तो अभी देखो डिपॉजिट का क्या लिखा है? डिपॉजिट को ना हम एक्सेप्ट करेंगे ना तो रिन्यू करेंगे, हाँ, मोर देन 36 मंथ्स, जिसका पीरियड मीन्स रिपेड विद इन द 6 मंथ्स और मोर देन 36 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ से पहले आप रिपेड नहीं कर सकते। मिनिमम पीरियड 6 महीना रहेगा और 36 मंथ से ज़्यादा आप उसको रख नहीं सकते। ठीक है, उसका 36 मंथ्स का मैक्सिमम पीरियड। इन सर्टेन सर्कल, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन रहेंगे, अ कंपनी में एक्सेप्ट द डिपॉजिट रिपेबल अर्लियर देन 6 मंथ्स। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन अगर रही तो चाहिए तो 6 महीने से ही पहले हम उसको रिपेड कर सकते हैं, मतलब मिनिमम पीरियड 6 महीने से भी कम हो सकता है। ठीक है, किस लिए? टू मीट द शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, एंड सच अ डिपॉजिट मस्ट हैव द टेन्योर ऑफ 6 मंथ्स एंड द अमाउंट सच डिपॉजिट कैन नॉट बी 10%। देखो अभी जो डिपॉजिट का फिर से एक बार बात हो गई। देखो इन सिंपल वर्ड बोला जाए, एक सिंपल वर्ड में इतना पढ़ने से एक चीज मालूम पड़ता है, डिपॉजिट का जो पीरियड है मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 36 मंथ्स होगा बच्चों। ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स। और मिनिमम 6 मंथ्स का डिपॉजिट कौन सा रहेगा? 10%। मिनिमम 6 मंथ्स के लिए जो डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं उसका अमाउंट कितना? सिर्फ 10% होगा और 36 मंथ्स के लिए कितना होगा? 25% होगा। समझ में? देखो अभी तो इन सच अ डिपॉजिट
अभी लिखा है सच अ डिपॉजिट मस्ट हैव द टेन्योर ऑफ 6 मंथ्स एंड द अमाउंट ऑफ सच अ डिपॉजिट कैन नॉट बी मोर देन 10%। अगर 6 महीने के लिए अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो 10% से ज्यादा आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, 6 महीने के लिए। किसका 10%? एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अंडर द सर्टेन सर्कमस्टेंस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिपॉजिटर कंपनी कैन मेक द प्री मैच्योर पेमेंट ऑफ डिपॉजिट। लेकिन अगर 6 महीने के लिए हमने डिपॉजिट कलेक्ट किया, लेकिन अचानक मेंबर ने बोला कि भाई मेरे को पैसे की गरज है, मेरे को पैसा दे दो, तो ऐसे टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? प्री मैच्योर। प्री मैच्योर मतलब मैच्योरिटी से पहले हम उसका पैसा रिपेड कर सकते हैं, मैच्योरिटी से पहले उसका पैसा रिपेड। प्री मैच्योर, प्री मतलब बिफोर, मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट। हम मैच्योर मतलब ड्यू डेट होता है, मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट होता है, तो ड्यू डेट से पहले हम क्या पैसा दे सकते हैं, लेकिन उसने मेंबर ने रिक्वेस्ट करना चाहिए। A company may also renew its deposit with the same term of issue and it will be considered as a fresh deposit। देखो अभी समझो मैंने डिपॉजिट 6 महीने के लिए इशू किया, डिपॉजिट मैंने 6 महीने के लिए इशू किया, बराबर कि नहीं? मिनिमम पीरियड समझो 6 महीने के लिए, और 6 महीना खत्म हो गया मतलब डिपॉजिट का टर्म खत्म हो गया ना, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए? रीपेड। अभी तुमने मेरे को अगर समझो लोन दिया 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए लोन दिया, और 6 महीना खत्म होने के बाद तुम पैसा वापस मांगोगी नहीं, तो मुझे रीपेड करना चाहिए। लेकिन आप चाहे तो उसको रिन्यू भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? रिन्यू। रिन्यू मतलब और एक्स्ट्रा पीरियड के लिए बढ़ा सकते हो, 6 महीने के बदले में और 6 महीना बढ़ा दो, हाँ, फिर 6 महीना, फिर और 6 महीना बढ़ा, आपको पैसे की जरूरत नहीं, आप बढ़ा सकते हो, उसको बोलते हैं रिन्यू ऑफ डिपॉजिट। तो उसने ये लिखा है कंपनी कैन मे आल्सो रिन्यू। रिन्यू मतलब उसी डिपॉजिट को फिर से नए वे से स्टार्ट कर सकते, जिसको फ्रेश डिपॉजिट माना जाएगा, जिसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट। ठीक है बच्चों, उसके बाद नो डिमांड डिपॉजिट। देखो डिपॉजिट के टाइप्स होते हैं, है ना, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, बैंक में पड़ा रहेगा। तो हम यहाँ पे कौन सा डिपॉजिट हो सकते हैं? टाइम। हमने बोला ना डिपॉजिट का टाइम होता है, तो हम यहाँ पे कौन सा डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं पब्लिक से? टाइम डिपॉजिट, विच इज रिपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम। जब टाइम एक्सपायर होगा तब उसका रिपेमेंट होगा, उसके पहले आप जब मांगोगे तब रिपेड नहीं होगा। डिमांड डिपॉजिट कहता है आप जब मांगोगे तब आपका पैसा रिपे होता है, लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होगा जब उसका टाइम खत्म होगा, एक्सपायर होगा, तभी आपको पेमेंट होगा। सो कंपनी कैन नॉट बी एक्सेप्ट द और रिन्यू द डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड। ऐसे डिपॉजिट को हम कभी ना तो एक्सेप्ट करते ना तो रिन्यू करते। रिन्यू मतलब फिर से आगे बढ़ाते हैं, हाँ, अगर वो कैसा रहा है? रिपेबल ऑन डिमांड। इन शॉर्ट बोला जाए कंपनी नॉट इशू द डिमांड डिपॉजिट, हाँ, कंपनी कैन नॉट बी कलेक्ट द डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, उसका अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड डिपॉजिट। देखो डिपॉजिट में कैसा है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड है। सो कंपनी कैन एक्सेप्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट विच शुड बी क्लियरली मेंशन इन द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट फॉर इनवाइटिंग द डिपॉजिट। देखो जैसे हम क्या करते हैं जब पब्लिक को शेयर्स बेचते हैं, बच्चों मालूम है ना पब्लिक को क्या बेचते हैं? शेयर्स। शेयर्स बेच के क्या कलेक्ट करते हैं? हम कैपिटल कलेक्ट करते हैं, है ना, वी हैव कलेक्ट द कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। ठीक है, तो उसको कैसे इनवाइट करते हैं? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। क्या इशू करते हैं? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस आपको पता ही होगा, प्रोस्पेक्टस मतलब इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ द कंपनी। तो उसी तरह से होता है बच्चों एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज अ सिमिलर टू प्रोस्पेक्टस। समझ में आया? एडवर्टाइजमेंट मतलब ये प्रोस्पेक्टस के जैसा ही है। ठीक है, तो अभी अगर आप पब्लिक को अगर सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रहे हो तो एडवर्टाइजमेंट लिखो, ठीक है, और अनसिक्योर्ड इशू कर रहे हो तो भी एडवर्टाइजमेंट आप लिखो। तो कंपनी सिक्योर्ड भी इशू करते हैं, अनसिक्योर्ड भी इशू, लेकिन उसको किधर मेंशन करना है? मेंशन इन द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग द डिपॉजिट। जैसे पब्लिक को शेयर्स इनवाइट करने के लिए हम प्रॉस्पेक्ट इशू करते हैं, डिपॉजिट के लिए एडवर्टाइजमेंट इशू करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा होना चाहिए इफ कंपनी ऑफर secure deposit it has to create the charge on the assets, tangible assets of the company with the 30 days of excess of deposit। देखो सिक्योर डिपॉजिट क्या होता है? सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन क्या करता है? दे क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के एसेट्स पे चार्ज करना। चार्ज करना मतलब बच्चों क्या? एसेट्स को सेल करके मनी रिकवर करना। एसेट्स को सेल करना, पैसे रिकवर, तो आपको एसेट्स को चार्ज करना मतलब गिरवी रखना पड़ेगा। यू शुड बी मॉर्गेज द एसेट्स। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। डिपॉजिट एक्सेप्ट में 30 दिन के अंदर अपने एसेट्स के पेपर डिपॉजिटर को सरेंडर करने होंगे और उसको बोलना होगा भाई अगर कल को पैसा तेरा नहीं दे पाया तो ये एसेट बेच के तू पैसा रिकवर कर। इट इज कॉल्ड द चार्ज ऑन द एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जो एसेट्स दिखते हैं, समझ में? सो दिस इज अ डिपॉजिट। डिपॉजिट आर टू टाइप्स, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अगर सिक्योर्ड इशू कर रहे हैं तो भी आपको एडवर्टाइजमेंट मेंशन करना है, अनसिक्योर्ड है तो भी मेंशन करना है। समझ में? अगर आप सिक्योर कर रहे हो तो 30 दिन के अंदर आपको चार्ज क्रिएट करना है, मतलब एसेट्स का जो चार्ज है किसको देना है? डिपॉजिटर को देना है। ठीक है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म।
जैसे हम क्या है तो शेयर्स के लिए शेयर्स एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना, वैसे डिपॉजिट के लिए भी एडवर्टाइजमेंट जब इश्यू करते हैं उस एडवर्टाइजमेंट में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो क्या करते हैं पब्लिक जो जो डिपॉजिट करना चाहती है पैसा वो एडवर्टाइजमेंट में से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके डिपॉजिट के लिए अप्लाई कर सकती है। सो देखो कंपनी हैज टू प्रोवाइड द एप्लीकेशन फॉर्म, कंपनी मेंबर को पब्लिक को क्या देती है एप्लीकेशन फॉर्म। इट शुड बी कंटेन द डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट दैट deposit he has to be making not made out of the any money borrow by him from the other person। देखो आप कंपनी में जो पैसा डिपॉजिट करते हो ना दूसरे से लोन लेके डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, आपको खुद का पैसा डिपॉजिट करना है। हाँ, क्योंकि कैसा कल को कंपनी के पास ना आ जाए वो दूसरे डिपॉजिटर कि हमारा पैसा इसने क्या किया है आपके पास डिपॉजिट किया लोन दिया है। तो इसका मतलब क्या, अगर पब्लिक जब कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट करती है तो उसको ये डिक्लेयर करना है, पब्लिक को क्या डिक्लेयर करना है कि भाई जो पैसा हम यहाँ पे आपके पास डिपॉजिट कर रहे हैं इट इज नॉट आउट ऑफ व्हाट लोन टेकन फ्रॉम अदर पर्सन। मैंने दूसरे से लोन लेके आपके पास पैसा डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का पैसा है और मैं वो खुद का पैसा आपके पास डिपॉजिट कर रहा हूँ, ऐसा करके उसको डिक्लेरेशन करना है। किसमें, एप्लीकेशन फॉर्म जो कंपनी डिपॉजिट को देती है। और उस एप्लीकेशन फॉर्म में डिपॉजिटर कितना पैसा डिपॉजिट करने वाला उसमें वो मेंशन करता है, अपना नाम एड्रेस सब कुछ लिखता है और कितना पैसा डिपॉजिट करना चाहता है वो भी लिखता है। तो उसमें एक चीज वो डिक्लेयर करेगा कि जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है इट इज नॉट मेड आउट ऑफ द मनी बोरो बाय हिम फ्रॉम अदर पर्सन। ठीक है, उसके बाद ज्वाइंट नेम, आप देखो डिपॉजिट ज्वाइंट नेम से ले सकते हो, जैसे हस्बैंड एंड वाइफ ज्वाइंट नेम बोलते हैं हमको, हस्बैंड वाइफ का पहले आ जाता है, हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम से हम ले सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप इन द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर इन द पार्टनरशिप, दोनों भी पार्टनर लोग क्या आते हैं नाम से ले सकते हैं। तो हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, दोनों अब भी क्या आते हैं डिपॉजिट दोनों के नाम से ले सकते हैं, लेकिन तीसरे का नाम नहीं, तीसरी वाइफ का नाम नहीं आएगा उसमें। ठीक है, बस हस्बैंड एंड वाइफ। देखो ज्वाइंट नेम, अ कंपनी कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन द ज्वाइंट नेम ऑफ द डिपॉजिटर्स बट देयर शुड नॉट बी मोर देन 3 नेम। ठीक है, हाँ 3 नाम से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसका नॉमिनेशन मतलब कैसा होता है, देखो अभी मैंने समझो कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया, कल को समझो अगर मैं डेथ हो जाता है, मैं एक्सपायर हो जाता हूँ, डेथ हो जाता है, तो वो पैसा किसको मिलेगा, नॉमिनेशन मतलब वारसदार। सो एवरी डिपॉजिटर्स एट एनी टाइम हैज टू राइट टू नॉमिनेट एनी पर्सन एज अ नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेट ऑफ द डिपॉजिटर्स। ठीक है, देखो जो डिपॉजिटर है उसको पूरा अधिकार है, वो कभी भी किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है डिपॉजिट के पैसे के लिए। अब इस जो मिस्टर ए है उसने कंपनी में 2 लाख रुपए डिपॉजिट किया, अचानक वो मरने जा रहा है, मरने का उसका टाइम नजदीक आ गया, तो अपने बेटे को क्या करेगा, वो नॉमिनी बना देगा, बोलेगा ये मेरा वारसदार है, इसको वो पैसा दे दो। ठीक है, किसका पैसा दे दो, डिपॉजिट का। ही कैन बी अपॉइंट एट एनी टाइम, चेंज एनी टाइम द नेम ऑफ द नॉमिनी। ठीक है, उसके बाद सर्कुलर, देखो द टर्म कंडीशन आर एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स, हाँ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट। 8वां पॉइंट क्या है, सर्कुलर। देखो सर्कुलर मतलब कैसा होता है, वही एडवर्टाइजमेंट है कि नहीं। अभी मैंने क्या बोला, जैसे हम पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जैसे पब्लिक को शेयर्स बेचते हैं तो हम क्या इशू करते हैं, शेयर्स बेचते हैं तो हम क्या इशू करते हैं, मीन्स प्रॉस्पेक्टस। तो वैसे जब हम पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट करते हैं तो हम क्या इशू करते हैं, एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर। इफ कंपनी इनवाइट द डिपॉजिट टू इट्स मेंबर, देखो जब कंपनी क्या कर रही है पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट कर अपने मेंबर से इनवाइट कर रही है, 2 को कर सकते हैं डिपॉजिट, हम किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं, मेंबर से और पब्लिक से। तो पहला बोला है अगर हम अपने मेंबर से एक्सेप्ट कर रहे हैं इट इशू द सर्कुलर। जैसे अभी देखो प्रॉस्पेक्टस में भी 2 टाइप होते हैं, प्रॉस्पेक्टस स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस कब बनाते हैं, जब हम पब्लिक को शेयर्स बेचते हैं, और स्टेटमेंट लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस कब बनाते हैं, जब हम प्राइवेटली बेचते हैं। तो वही कहानी यहाँ पे भी बच्चों, अगर हम क्या कर रहे हैं प्राइवेटली, मतलब मेंबर तो हमारे प्राइवेट ही हो गए ना, हमारे खुद के होते हैं जो कंपनी के पर्सन है, तो अगर हम प्राइवेटली अगर क्या करें डिपॉजिट इनवाइट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको सर्कुलर देना है, क्या देना है, सर्कुलर। बट इफ इट इज इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इट हैज टू इशू द एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होंगे देखो, तो एडवर्टाइज जैसे प्रॉस्पेक्ट था वैसे एडवर्टाइजमेंट भी है। तो एडवर्टाइजमेंट कंटेंट ऑफ सर्कुलर, दोनों के कंटेंट सेम रहेंगे। तो कंटेंट मतलब क्या क्या रहता है उसमें, सो स्टेटमेंट ऑफ अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। सबसे पहला उस एडवर्टाइजमेंट में कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कंपनी का एसेट्स और लायबिलिटी कितना है, मतलब कंपनी के पास लोन कितना है और एसेट्स कितना है वो चाहिए। उसके बाद प्रपोर्शन ऑफ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट ऑफ फ्रेश इशू,
उस एडवर्टाइज में लिखा होगा जब हम डिपॉजिट पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं तो दो टाइप का सिक्योर होता है, एक अनसिक्योर होता है। तो आप उसमें से कितना अमाउंट, कितना परसेंट सिक्योर है, कितना परसेंट अनसिक्योर है, वो भी हम उसमें मेंशन करेंगे। उसका क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओनली फॉर द एलिजिबल कंपनी। देखो जो एलिजिबल, तीन टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एलिजिबल पब्लिक कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन अगर एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट कर रही है तो उस टाइम पे क्रेडिट रेटिंग करना जरूरी है। मैंने तुमको बताया था क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या आती है, कंपनी को ऐसा ग्रेड देती है, ए प्लस प्लस, बी सी, ऐसा ग्रेड देती है। ये ग्रेड से क्या मालूम पड़ता है कि कंपनी में कितना रिस्क है, रिस्क मालूम पड़ता है बच्चों इसमें। अगर मेरे को ए प्लस प्लस ग्रेड मिला है तो मतलब रिस्क कम है, मेरे ऊपर लोन कम है। अगर सी ग्रेड मिला है एकदम मतलब हाई रिस्क है, तो हाई रिस्क है मतलब लोग इसमें पैसा डिपॉजिट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद डिटेल ऑफ स्कीम, मतलब डिपॉजिट के बारे में पूरा स्कीम, इसके डिपॉजिट का जो स्कीम है उसका डिटेल, जैसे नेम ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स द डिपॉजिट ऑफ एनी प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय कंपनी। अमाउंट ड्यू, ड्यू मतलब कोई पैसा बचा है क्या, कंपनी ने पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट किया और उसका पैसा अभी भी बैलेंस में है। ठीक है, प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्ट बाय कंपनी, मतलब पहले कोई कंपनी ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, अभी तक कितना पैसा देने का बाकी है, वो भी उसमें मेंशन होता है। समझ में? तो क्या क्या लिखते हैं एडवर्टाइजमेंट में, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड कितना डिपॉजिट उसके बारे में, क्रेडिट रेटिंग कौन लेगा, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, और डिटेल नेम ऑफ द डिपॉजिट ट्रस्टी, जैसे डिवेंचर ट्रस्टी होता है वैसे यहाँ पे डिपॉजिट ट्रस्टी भी अपॉइंट किया जाता है, और कितना अमाउंट पहले के डिपॉजिट का पेंडिंग है। और बी पॉइंट, फाइलिंग ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी। देखो अभी जो सर्कुलर, जैसे हम देखो प्रॉस्पेक्टस जब पब्लिक को इशू करते हैं उसके एक कॉपी कहाँ पे सबमिट करते हैं, आरओसी में। सेम चीज लाइक अ प्रॉस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट आल्सो कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सर्कुलर आल्सो सबमिट विद द आरओसी। कब सबमिट करते हैं, देखो कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट साइन बाय ऑल डायरेक्टर विद द रजिस्टर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट है, इस इश्यू ऑफ सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट ओनली आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग ऑफ कॉपी ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइज विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी कैन बी इशू द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। देखो 30 दिन के अंदर, ठीक है, आफ्टर 30 days मतलब आज हमने क्या क्या फाइल किया, फाइल करने के 30 दिन के बाद हम क्या आफ्टर 30 days हम क्या आते हैं पब्लिक को इसको इशू कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, ओनली आफ्टर 30 days फाइलिंग द कॉपी ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी द कंपनी कैन बी इशू सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट द पब्लिक। कंपनी कैन मे सेंड द सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट थ्रू द रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ईमेल। देखो पब्लिक को हम कैसे सेंड करेंगे वो एडवर्टाइजमेंट, हम रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, और ईमेल के थ्रू भी हम क्या करते हैं पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। किसके लिए, मतलब डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर इन्वाइटिंग द पब्लिक कंपनी हैज टू पब्लिश द एडवर्टाइजमेंट इन द वन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। देखो एडवर्टाइजमेंट का भी एक ऐसा है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर दोनों में क्या एडवर्टाइजमेंट देना है आपको कंपलसरी। जैसे अभी प्रॉस्पेक्टस जब इशू करते हैं तो उसके एक कॉपी क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट में भी देते हैं, समझ में, न्यूज़पेपर में देते हैं। तो वैसे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर देना है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर देना है ताकि सब पढ़ पाए, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर मतलब जिस एरिया में, जिस राज्य में, जिस स्टेट में आपकी कंपनी काम कर रही है उस स्टेट की जो टंग लैंग्वेज है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज उसमें होना चाहिए। हैविंग द वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट वेयर द कंपनी रजिस्टर ऑफिस, मतलब कौन ये वर्नाकुलर लैंग्वेज कहाँ की होती है, उस स्टेट की, उस राज्य की जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है। जैसे मुंबई में है, मुंबई में मेरी कंपनी रजिस्टर हुई है तो मराठी लैंग्वेज में, मराठी न्यूज़पेपर में भी मेरा एडवर्टाइजमेंट जाना चाहिए पब्लिक को एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, वैलिड ऑफ सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट कितने दिन तक वैलिड रहेगा, सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट वैलिड 6 month, 6 महीने तक इसकी वैलिडिटी है। आज हमने आरओसी में सबमिट किया, आरओसी ने उसको चेक किया, चेक करने के बाद 6 महीने तक वैलिड रहेगा, 6 महीने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद अगर उसी एडवर्टाइजमेंट से आप डिपॉजिट कलेक्ट नहीं कर सकते, उसके बाद फिर आपको न्यू एडवर्टाइजमेंट बनाना पड़ेगा अगर 6 महीने के बाद अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, 6 months of the end of the financial year in which the issue or date of the which annual general meeting has held which was earlier। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। अभी देखो जैसे मैंने बोला था, जैसे डिवेंचर के लिए डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, वैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए सॉरी डिपॉजिट के लिए आपको डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है। व्हेन द इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट, कौन सा सिक्योर, अनसिक्योर नहीं, एलिजिबल कंपनी एंड पब्लिक कंपनी हैव टू अपॉइंट द वन और मोर डिपॉजिट ट्रस्टी। जैसे वहाँ पे डिवेंचर के डिपॉजिट ट्रस्टी, डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं ना, वहाँ पे भी क्या करना है, ट्रस्टी को अपॉइंट करना है। द ट्रस्टी कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर इन केस ऑफ कंपनी डिफॉल्ट इन रिपेइंग द डिपॉजिटर्स
अगर ये ट्रस्टी का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना। वहां पे डिवेंचर ट्रस्टी क्या करता है, डिवेंचर को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं, यहाँ पे वो प्रोटेक्ट करता है, उनके फंड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कल को समझो कंपनी अगर डिपॉजिट का पैसा डुबा रही है, उनका पैसा रिपे नहीं कर पा रही है, तो ऐसे टाइम पे ये जो पर्सन है ट्रस्टी उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनके बिहाफ में वो कंपनी में फाइट करेगा। कंपनी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डिपॉजिट ट्रस्टी एंड कॉल्स अ ट्रस्ट डीड। जैसे डिवेंचर का डिवेंचर ट्रस्ट डीड होता है, वैसे यहाँ पे भी कंपनी कहते हैं ट्रस्ट डीड के थ्रू उसको अपॉइंट करते हैं। इट कंटेन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द डीड हैज टू बी साइन एट लीस्ट 7 days बिफोर द इश्यूइंग द सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट। देखो ये जो डीड है ना, मतलब आपको एडवर्टाइजमेंट पब्लिक को सर्कुलेट करने से 7 दिन पहले ही, ठीक है, इट हैज टू साइन द 7 days बिफोर इश्यूइंग द सर्कुलर द एडवर्टाइजमेंट। मतलब पब्लिक को एडवर्टाइजमेंट इशू करने से पहले आपको 7 दिन पहले डिवेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना है और वो जो डीड है उसको साइन करनी है। साइन कर देना, अपॉइंट हो गए। ठीक है, द डिपॉजिट ट्रस्टी कैन इट्स द डिपॉजिट ट्रस्टी ऑन इट्स ओन on the request of 10th of depositor can call the meeting of depositor when the company default repaying the deposit। देखो जो डिपॉजिट ट्रस्टी है, कल को समझो कंपनी ने डिफॉल्ट किया, यहाँ दिखा देखो, कंपनी डिफॉल्ट इन द रिपेइंग द डिपॉजिट। अगर कंपनी ने कल को डिपॉजिट का पैसा रिपे करने में थोड़ा भी डिफॉल्ट किया, तो उस टाइम पे जो डिपॉजिट ट्रस्टी है ना बच्चों, वो क्या करेगा, वो मीटिंग बुलाएगा, खुद से बुलाएगा, या तो फिर 110 डिपॉजिटर। 110 डिपॉजिट मतलब क्या, हाँ, अगर समझो मेरे पास 50 डिपॉजिटर है, तो उसका 110 पार्ट कितना आएगा, 110 कितना आएगा, मीन्स वो आ जाएगा 50 डिपॉजिट का 110 पार्ट का 5 डिपॉजिटर एटलीस्ट, मतलब जितने डिपॉजिटर उसमें से 110, मतलब 1.110 डिपॉजिटर क्या करने चाहिए, मतलब 50 में कम से 5 डिपॉजिटर बोले थे भाई आप क्या करो, मीटिंग बुलाओ और कंपनी के खिलाफ में हम एक्शन लेंगे, तो हम क्या करेंगे, मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, क्रिएट द चार्ज ऑन दी एसेट्स। कौन कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट करता है बच्चों, सिक्योर डिपॉजिट। ठीक है, अगर डिपॉजिट सिक्योर्ड है, वो कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट करे। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या, एसेट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर करेगा। कब, जब कंपनी डिपॉजिट का पैसा नहीं दे पा रही है, रिपे नहीं कर पा रही है। कंपनी एक्सेप्टिंग द सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक विद इन द 30 days ऑफ द एक्सेप्टेंस हैज टू क्रिएट द चार्ज ऑन द टेंजिबल एसेट्स फॉर इट्स अमाउंट on the amount not less than the amount of deposit accepted। ठीक है, कितना अमाउंट का एसेट्स आपको गिरवी रखना है, जितना अमाउंट का आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया उससे कम नहीं होना चाहिए। समझो मैंने 1 लाख का डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, कितने लाख का, 1 लाख का, तो मैं कितने का एसेट्स गिरवी रखूंगा, कम से कम 1 लाख के एसेट्स को गिरवी रखूंगा। कितने लाख, 1 लाख के एसेट्स को। तो वही लिखा देखो, हैज टू क्रिएट द चार्ज ऑन द टेंजिबल एसेट्स फॉर द अमाउंट, कितने अमाउंट का एसेट्स गिरवी रखना है, नॉट लेस देन द डिपॉजिट अमाउंट। मतलब अगर मैं 1 लाख का पैसा पब्लिक से डिपॉजिट कर रहा हूं, तो कम से कम मैं 1 लाख का एसेट्स गिरवी रखूंगा, उससे कम वैल्यू का एसेट्स गिरवी नहीं रखूंगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इक्वल टू द अमाउंट नॉट रिकवर बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस। ठीक है, जो जितना अमाउंट हम क्या करते हैं, मीन्स पब्लिक कितना अमाउंट की सिक्योरिटी रखेंगे, कितना अमाउंट गिरवी रखेंगे, जो इंश्योरेंस, डिपॉजिट इंश्योरेंस, देखो डिपॉजिट का हम इंश्योरेंस भी करते हैं, मैंने तुमको पहले बताया कि लोन का भी हम इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो मैं उसका इंश्योरेंस कर लेता हूं। समझो अभी मैंने 1 लाख का पैसा क्या किया, डिपॉजिट किया पब्लिक से, तो पब्लिक क्या करेगी, इंश्योरेंस ले लेगी। कल को कंपनी ने अगर डूब गई तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उनका पैसा रिपे करेंगे। तो ऐसे टाइम पे अगर समझो मैंने इस 1 लाख में से 40,000 का इंश्योरेंस किया है, इंश्योरेंस डिपॉजिट का इंश्योरेंस कितना किया, सिर्फ 40,000 ही कवर कर रही है, तो उसका मतलब 60,000 का एसेट्स कौन गिरवी रखेगा, कंपनी 60,000 के एसेट्स को कम से कम सिक्योरिटी में रखेगी, गिरवी रखेगी। समझ में? सो क्रिएट द चार्ज ऑन द एसेट्स। सिक्योर डिपॉजिट क्या करेंगे, कंपनी के एसेट पे चार्ज क्रिएट करेंगे। जैसे आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, हाँ, उसके 30 मीन्स उसके डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो पब्लिक से, उसके मीन्स 30 डेज के अंदर आपको क्या करना है, कंपनी को क्या करना है, एसेट्स को गिरवी कर देना है। ठीक है, और मिनिमम अमाउंट गिरवी एसेट्स कितने रखनी है, इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, उससे कम नहीं। और या तो फिर क्या करना है, द मिनिमम अमाउंट, कम से कम अमाउंट कितना है, इक्वल टू अमाउंट नॉट कवर बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस, मतलब जितना अमाउंट इंश्योरेंस कवर नहीं कर पा रहा है। समझो 1 लाख का है, 40,000 इंश्योरेंस वाला कवर कर रहा है, तो मैं 60,000 का कम से कम एसेट्स गिरवी रखूंगा। उसका डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे, एनी कंपनी, अ कंपनी कैन टेक द डिपॉजिट इंश्योरेंस एट लीस्ट 30 days बिफोर द इश्यू ऑफ सर्कुलर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। देखो कंपनी ने इंश्योरेंस निकाल देना है भाई, कल को समझो कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो कौन पैसा देगा, इंश्योरेंस कंपनी वाला देगा, मतलब पब्लिक का पैसा डूबने वाला नहीं है।
अभी देखो तुम हाउसिंग लोन वगैरह लेते हो ना बच्चों, आपके फैमिली वगैरह समझो कहीं फ्लैट वगैरह परचेस किया रहेगा, हाउसिंग लोन लेते हैं ना, तो बैंक क्या करता है आपको मतलब इंश्योरेंस भी देता है, ताकि कल को समझो मर गया अभी आदमी जिसने लोन लिया है तो इंश्योरेंस वाला पैसा देगा, ठीक है। तो वैसे ही कंपनी भी क्या कर रही है, कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट कर रही है, कल को कंपनी क्या हो गई, डूब गई, तो कौन पैसा भरेगा, तो इंश्योरेंस वाले भरेंगे, तो इंश्योरेंस ले लेते हैं 30 डेज के बिफोर। हाँ, इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट इट इज अप टू द 20,000 इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। देखो, इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन इट अप टू द ₹20,000 इंश्योरेंस इज टू बी टेकन। अगर 20,000 तक का अमाउंट है इंटरेस्ट वगैरह पकड़ के, तो ऐसे के लिए आपको इंश्योरेंस लेना जरूरी है, ठीक है। 20,000 से नीचे रहेगा तो उसको स्मॉल डिपॉजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉल डिपॉजिटर। तो स्मॉल डिपॉजिट के लिए बोला है नहीं लेना है, ठीक है। ऑब्टेन द क्रेडिट रेटिंग, अब डिपॉजिट के लिए क्रेडिट रेटिंग लेना जरूरी है। क्रेडिट रेटिंग आपको पता ही है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है, कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटी को चेक करती है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स। उसको चेक करेगी, चेक करने के बाद देखती है कंपनी का कितना लायबिलिटी है, कितना एसेट्स है, और उसके बेस में क्या करती है कंपनी, मतलब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो कंपनी को ग्रेड देती है, जैसे A++ ग्रेड, हाँ, ऐसे अलग अलग ग्रेड देती है, जैसा उसका सिचुएशन रहेगा। C ग्रेड भी दे दिया, उससे भी लोएस्ट ग्रेड दे दिया, जिससे आपको मालूम पड़ता है कंपनी में डिपॉजिट करना रिस्की है या नहीं है। एवरी कंपनी हैज टू गेट द क्रेडिट रेटिंग ऑफ फॉर डिपॉजिट एंड इंक्लूड द रेटिंग ऑफ द सर्कुलर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। देखो, जो आपको रेटिंग मिला है, सबसे पहला उसको क्या करना है, क्रेडिट रेटिंग लेना है डिपॉजिट का। उसके बाद वो जो रेटिंग है वो आपके सर्कुलर, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट हम इशू कर रहे हैं ना, जो प्रॉस्पेक्टस के जैसा होता है, उसके फेस पे लिख देना है कि मेरे को क्या मिला है, A+ मिला है या A- मिला है, या C मिला है या B मिला है। वो मेरे को क्या करना है, उसके फेस में लिख देना है, किसके, एडवर्टाइजमेंट में। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कंसिडर द नेट वर्थ ऑफ कंपनी एंड लिक्विडेशन पोजिशन, एबिलिटी टू रीपे ऑफ डिपॉजिट ऑन टाइम। ये सब बातों को ध्यान में रख के उसको रेटिंग मिलेगा, ठीक है। उसको रेटिंग कैसे मिलेगा बच्चों, ये सब बातें ध्यान में रख के। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसे आके A ग्रेड B ग्रेड नहीं देगी, पहला कंपनी के एसेट को चेक करेगी, चेक करने के बाद उसका नेटवर्थ चेक करेगी। नेटवर्थ मतलब उसके पास कितना रिजर्व पैसा है, उसके पास कितना कैपिटल है, मतलब पे करने की क्षमता क्या मालूम पड़ता है। और लिक्विडिटी पोजीशन मतलब उसके पास कैश का पोजीशन क्या है, मतलब लिक्विड एसेट्स कितने हैं। लिक्विड एसेट मतलब वो एसेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ, जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह कितना पड़ा है। एबल टू रीपे डिपॉजिट, कंपनी की रीपे करने की, डिपॉजिट करने की क्षमता है कि नहीं, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली गिव द रेटिंग, फिर उसके बाद उसको क्या मिलेगा, रेटिंग मिलेगा। रेटिंग शैल बी ऑब्टेन एवरी ईयर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डिपॉजिट। हर साल, जब तक आपका टेन्योर, हर साल आपको क्या करना है, रेटिंग लेना है। जहां तक मालूम पड़ गया उसका रेटिंग गिर गया तो डिपॉजिट चाहिए तो उसको प्री मैच्योर्ड उसको विड्रॉ कर सकता है पैसा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। जैसे अभी समझो आप टीवी में कभी ऐड देखते रहे, आपके क्रेडिट स्कोर को चेक करो। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, क्रेडिट स्कोर मतलब वही रेटिंग, समझे, जिससे आपको लोन लेने की क्षमता मालूम पड़ेगी, आप में कितना रिस्क है वो मालूम पड़ेगा, ठीक है। ओपन द डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट। देखो, अलग से आपको एक डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट बनाना है कंपनी को। आपने पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट किया कंपनी ने, अब कल को समझो कंपनी को पैसा नहीं दे पाई तो अलग से एक रिजर्व, जैसे डिवेंचर के लिए DRR बनता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनता है कि नहीं, तो यहाँ पे बनेगा डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व। रिडम्पशन मतलब रिपेमेंट। Every company except the deposit has to be open the in the schedule bank। schedule bank मतलब जो बैंक है RBI की schedule बैंक की लिस्ट में, ठीक है। सो schedule बैंक और डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व अकाउंट, उसको क्या करना है, डिपॉजिट रिजर्व अकाउंट वहां पे बनाना है। और एवरी ईयर क्या करना है, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, हर साल 30 अप्रैल या उसके पहले, कंपनी हैज डिपॉजिट द अमाउंट नॉट लेस देन 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट मैच्योरिंग द ड्यूरिंग द करंट ईयर एंड फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। समझ में, जितना आपने डिपॉजिट कलेक्ट किया उसका एटलीस्ट 15% अमाउंट वहां पे जमा करना है। समझ में, जैसे मैंने 1 लाख का डिपॉजिट पब्लिक से कलेक्ट किया, उसका 15% अमाउंट मतलब 15,000 मैंने DRR में ट्रांसफर करना है, ठीक है। दिस अकाउंट कैन बी यूज ओनली फॉर रिपेइंग द डिपॉजिट, और इस पैसे से क्या करेंगे, डिपॉजिट को रिपे करेंगे। मतलब जैसे DRR होता है, डिवेंचर रिडम्पशन होता है, वैसे डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व है, क्रिएट करना है कल को फ्यूचर में डिपॉजिट को रिपे करने के लिए। समझ में, तो लिखा है यहाँ पे नोट लिखा है देखो, पॉइंट 8 एंड B 10-13 नॉट अप्लीकेबल प्राइवेट कंपनी विच इज एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर, ठीक है। जो 8 का A पॉइंट और B पॉइंट, 8 पॉइंट का, और 10 और 13 हाँ पॉइंट किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। समझ में, ये 13 वाला पॉइंट प्राइवेट कंपनी के लिए अप्लीकेबल नहीं है। डिपॉजिट रिसिप्ट, अभी देखो जैसे शेयर्स के लिए शेयर सर्टिफिकेट, डिवेंचर के डिवेंचर सर्टिफिकेट, वैसे डिपॉजिट के लिए क्या है एज अ प्रूफ, डिपॉजिट receipt. So company has to issue the deposit receipt to the depositor within the 21 days
फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी रिलायंस ऑफ चेक, ठीक है। अभी पब्लिक से मैंने डिपॉजिट कलेक्ट किया, समझो पब्लिक ने चेक से पैसा दिया, कैसे दिया, चेक से। तो जैसे चेक बैंक में कैश हो जाएगा उसके 21 दिन के अंदर, 20 डेज के अंदर उसको क्या करना है, विद इन 21 डेज ये डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करना है, ठीक है। दिस रिसिप्ट हैज टू साइन बाय द ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड रिसिप्ट कंटेन द नेम, एड्रेस ऑफ डिपॉजिटर, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट, डेट ऑफ इस डिपॉजिट रिपेबल। मतलब जैसे आपका एफडी का रिसिप्ट है ना, वैसे एक रिसिप्ट है। फिक्स डिपॉजिट का रिसिप्ट बैंक में करते हो ना, वैसे एक भी रिसिप्ट है जिसमें कितना अमाउंट का डिपॉजिट किया, आपका नाम, आपका एड्रेस, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, कितना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है और कब आपको पैसा मिलेगा, मैच्योर डेट, मतलब आपने 6 महीने के लिए किया है, आपने 36 मंथ्स के लिए किया है, ठीक है, वो उसमें लिखा होता है। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होता है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, जिसमें भी क्या आता है, उस रजिस्टर में सब डिटेल लिखा होगा, उसका नाम लिखा होगा, उसका एड्रेस लिखा होगा, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, ऐसा रजिस्टर में पूरा डिटेल लिखेंगे। अ कंपनी हैज टू मेंटेन द सेपरेट रजिस्टर फॉर द डिपॉजिट एक्सेप्ट और रिन्यू रिन्यू एट द रजिस्टर ऑफिस, ठीक है। मतलब क्या करना, जो डिपॉजिट हम कर रहे हैं पैसा, उसका क्या करना, अलग से एक रजिस्टर बनाना है, ठीक है। तो रजिस्टर में क्या करना, सारा डिटेल मेंशन करना है। सो देखो, द डिटेल ऑफ डिपॉजिट अलॉन्ग विद द डिटेल ऑफ डिपॉजिटर शुड बी इंटर द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट। जैसे डिपॉजिट रिसिप्ट इशू हो गया उसके 7 दिन के अंदर, ठीक है। सो कंपनी हैज टू मेंटेन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, रिटर्न मतलब स्टेटमेंट, जैसे अभी अलॉटमेंट करने के बाद अलॉटमेंट का रिटर्न किधर सबमिट करते हैं, आरओसी में। तो वैसे यहाँ पे डिपॉजिट का स्टेटमेंट मतलब वही जो रजिस्टर में जो डिटेल हम भरते हैं ना बच्चों, ये डिटेल, नेम ऑफ डिपॉजिटर, एड्रेस, कितना अमाउंट है, कितने पीरियड, वो सब का पूरा एक लेखा जोखा, रिटर्न मतलब स्टेटमेंट, वो क्या करना है, कंपनी के आरओसी में सबमिट करना है हर साल। अ कंपनी हैज फाइल्ड द ऑन और बिफोर 30 जून एवरी ईयर विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी द रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, हर साल सबमिट करना है। द रिटर्न गिव्स डिटेल ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब रजिस्टर में क्या होगा, डिटेल होगा डिपॉजिट का विद द कंपनी अप टू 31 मार्च एवरी ईयर। समझो अभी 31 मार्च को मेरा अकाउंट क्लोज होगा, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होगा, उस दिन मेरे पास कितने डिपॉजिटर है उनका सब लिस्ट बनेगा, उसकी कॉपी मुझे क्या करना है, आरओसी में सबमिट करना है 30 जून तक, हर महीने, हर साल के 30 जून में, ठीक है। तो 31 मार्च के 3 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है रिटर्न को सबमिट करने के लिए, ठीक है। इंटरेस्ट, अभी डिपॉजिट क्या है, एक लोन है, तो डिपॉजिट में क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इट इज फिक्स बाय आरबीआई। The maximum rate of interest deposit depend on the guided by the RBI, Reserve Bank of India, ठीक है, from the time to time. In the case of premature repayment of deposit, company can be deduct 1% interest from the rate of interest paid in the time of extra deposit. जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो ना, उस टाइम पे समझो मैंने सामने लोग बोला भाई मैं तेरे को 12% इंटरेस्ट दूंगा, 6 महीने के लिए तुझे पैसा डिपॉजिट करना है, लेकिन वो सामने जो पर्सन है उसने बोला नहीं नहीं मुझे 6 महीने से पहले उसको पैसे की जरूरत, 5वें महीने में उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं क्या करूंगा, 1% कम इंटरेस्ट दूंगा। मतलब कितना परसेंट होगा उसको इंटरेस्ट, 11%, तो वही लिखा है, ठीक है। सो इन केस ऑफ द प्री मैच्योर डिपॉजिट, कंपनी कैन बी डिडक्ट द 1% इंटरेस्ट फ्रॉम द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड इन द टाइम ऑफ एक्स्ट्रा डिपॉजिट। फॉर अ डिपॉजिट मैच्योर्ड एंड क्लेम बट द रिमेन अनपेड, द कंपनी हैज टू पे पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18%। लेकिन अगर प्री पैसा विड्रॉ कर रहा है डिपॉजिटर, तो 1% कम देना है उसको फाइन लगेगा। लेकिन अगर कल को कंपनी ने दे, समझो मैंने 6 महीने के लिए पब्लिक से डिपॉजिट कलेक्ट किया बच्चों, और मैं 6 महीने हो गए लेकिन भी अभी भी पैसा रिपे नहीं किया, तो अगर ऐसा रहा तो वो हो गया अनपेड। अनपेड जो डिपॉजिट है, मैच्योर्ड हो गया है लेकिन वो अनपेड है, डिपॉजिट मांगने भी आ गए लेकिन हमने पैसा दिया नहीं उनको, तो उस टाइम पे कंपनी को 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंट, 18%, ठीक है। किसको, डिपॉजिट को देगी इंटरेस्ट। उसका राइट टू अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन। अभी देखो जो डिपॉजिट के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको कौन अल्टर मतलब चेंज कौन कर सकता है। कंपनी कैन नॉट बी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अल्टर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, वो सब अल्टरनेटिव। वंस द सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इशू द डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, एक बार डिपॉजिट का सर्कुलर इशू हो गया, एडवर्टाइजमेंट इशू हो गया, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन एक बार आरओसी ने उसमें साइन कर दिया, तो उसके बाद उसके टर्म्स एंड कंडीशन बदलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्लोजर, सो इट इज द लास्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर क्या होता है, मतलब इंफॉर्मेशन को शो करना। डिस्क्लोजर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल मतलब क्या है, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो क्या होता है बच्चों, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है, कंपनी को लिखना है। कंपनी हैज टू डिस्क्लोज ऑल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट
बाय वे ऑफ द नोट्स द मनी रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर रिलेटिव इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, सब लिखना है उसको, डिपॉजिट कितना किया, फ्रेंड से कितना डिपॉजिट किया, रिलेटिव से कितना किया, और मेंबर से कितना किया, सब वो डिस्क्लोज करना है। मतलब डिपॉजिट का सारा डिस्क्लोज किसमें करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में करना है। ठीक है बच्चों, सो इस तरह से ये। उसके बाद नेक्स्ट है 20 पॉइंट पनिशमेंट। देखो अभी अगर आप डिपॉजिट के कोई रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते हो, कंपनी ने कोई फ्रॉड किया, डिपॉजिट के रूल्स फॉलो नहीं किए, तो कंपनी के ऊपर क्या पनिशमेंट देखते हैं। एज पर द कंपनी एक्ट, एन ऑफिसर ऑफ कंपनी हु इज डिफॉल्टेड इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ द, कॉन्ट्र मतलब ब्रेक करना, कॉन्ट्रवेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट इज पनिशेबल एज फॉर फ्रॉड, उसको फ्रॉड के लिए पनिशमेंट मिलेगा। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट एक्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज पास द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टैट 1990, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। सो कंपनी द महाराष्ट्र विल बी पनिश कॉन्ट्रवेशन ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो। महाराष्ट्र में अगर कोई कंपनी अगर डिपॉजिट के रूल्स को ब्रेक करती है तो ये जो रूल्स है उसके अंडर भी उसको पनिशमेंट मिलेगा। समझ में देखिएगा डिफरेंस में लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट वही लिखा है। तो लोन और पब्लिक डिपॉजिट मोस्टली सेम है, लेकिन लोन क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन ये कैसा होता है, सम बोरो कंपनी बट रिपेड ओनली फिक्स मैच्योरिटी। समझ में, ये उसका डिफरेंस है। तो इस तरह से ये लेसन कंप्लीट हो गया बच्चों। डिपॉजिट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डिपॉजिट और उसके क्या पढ़े हमने आज, उसके प्रोविजन पढ़े, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के कंडीशन। ठीक है, तो सभी लोग जरा अच्छे से इसको रीड करो। ठीक है बच्चों, थैंक